हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट थर्ड, जिसमें हम क्रोनिक मियाज्म पढ़ रहे हैं। तो क्रोनिक मियाज्म में हम डेवलपमेंट ऑफ हैनीमैन, थ्योरी ऑफ क्रोनिक मियाज्म हम देख चुके हैं। क्या थी, क्या रीजंस थे, कि मतलब फेलियर कहाँ कहाँ हो रहा था, यहाँ पर किस चीज़ से मतलब डिस्कवरी कैसे तक आए हम कि डिस्कवरी हुई मियाज्म की, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मियाज्म क्या है। The word miasm has originated from Greek word miasma, which literally means up to Hahnemann's time many things, including polluting exhalations, malarial poisons. It also loosely used in his time to express the morphic emanations and putrescent organic matter, animal or vegetable, and sometimes the effluvia arising from the bodies of those affected by certain disease, some of which are regarded as infectious and others not. But Hahnemann has used this in much more precise form and is used in the sense of chronic syndrome, that is combination of sign and symptoms associated with morbid process. तो इस पूरे पैराग्राफ को हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे कि जो मियाज्मा है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये हमें पता चल गया। जो मियाज्म जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है मियाज्मा से, और मियाज्मा क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है लिटरली मीनिंग ड्यूरिंग हैनीमन्स टाइम। हैनीमन्स टाइम के हैनीमन्स का जब मियाज्म की डिस्कवरी हुई थी ड्यूरिंग हैनीमैन सर के टाइम पे, तो उसे क्या क्या वर्ड दिए गए थे। फर्स्ट है पॉल्यूटिंग एक्सलेशंस। पॉल्यूटिंग एक्सलेशंस क्या, ऐसे पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स जिन्हें हम एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं। जो पॉल्यूटेंट्स, मलेरियल पॉइजन्स, जो मलेरियल कॉजिंग एलिमेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो मलेरिया के नॉक्सियस एजेंट्स हैं, पॉइजन्स हैं वो। मॉर्फिक एमिनेशंस फ्रॉम प्रोटीसेंट ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल और वेजिटेबल। एनिमल और वेजिटेबल या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के प्रोटीसेंट सड़ने पर जो कुछ मॉर्फिक एमिनेशंस निकल रहे हैं, दैट इज मॉर्फिक प्रोडक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं उसके मतलब जब प्यूट्रीफेक्शन हो रहा है तो उससे कुछ प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, या फिर कोई भी उससे वायरसेस, बैक्टीरिया, एंजाइम्स जो भी निकल रहे हैं जो मॉर्फिक हैं बॉडी के लिए, तो उनकी बात कर रहे हैं। इफ्लूबिया अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज ऑफ दोज अफेक्टेड बाई सर्टेन डिसीजेस, सम ऑफ विच आर रिगार्डेड एज इन्फेक्शियस एंड अदर्स नॉट। फिर आगे इसमें क्या बताया है, इफ्लूविया। इफ्लूविया का क्या मतलब है कि अनप्लीजेंट और हार्मफुल ऑर्डर, मतलब जो बॉडीज़ हैं जो कुछ बीमारियों से अफेक्ट हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गए हैं उनमें, या फिर इन्फेक्शन नहीं भी हुए हैं, तो बॉडी से जो ऑर्डर आ रही है, जो बॉडी में अगर कोई पार्ट डिसीज़ हो गया, वहाँ प्यूट्रीफेक्शन हो गया या नहीं भी हुआ, तो भी वहाँ से एक ऑर्डर आ रही है, एक हार्मफुल ऑर्डर, जिसको इफ्लूविया नाम बोला है। तो मतलब जो भी डिरेंजमेंट बेसिकली देखने को मिल रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, मलेरियल पॉइजन्स, पॉल्यूटेंट्स और ये ऑर्डर्स, इन सबको मियाज्म टर्म दे दिया। पिछले पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द वर्ड म्याज्म, जो म्याज्म शब्द है, हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड म्याज्मा, वो ग्रीक शब्द म्याज्मा से ओरिजिनेट हुआ है, विच लिटरली मीन्स, जिसका मतलब है अप टू हैनीमैन्स टाइम मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं म्याज्मा को हैनीमैन सर के टाइम पे। क्या, इंक्लूडिंग पॉल्यूटिंग एक्सलेशंस, पॉल्यूटेंट्स हैं, मलेरियल पॉइजन्स जो कि मलेरिया कॉज कर रहे हैं। इट वॉज लूजली यूज इन हिज टाइम टू एक्सप्रेस द मॉर्फिक एमिनेशंस फ्रॉम प्यूट्री सेंट ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल और वेजिटेबल, और एनिमल वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर के प्यूट्रिफिकेशन से, डीके से जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी इशूज़ निकल रहे हैं, जो भी मॉर्फिक नॉक्सियस एजेंट्स जो भी निकल रहे हैं वो, एंड समटाइम्स इफ्लूविया अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द सर्टेन डिसीजेस। अब कुछ डिसीजेस से कोई बॉडी अगर अफेक्ट हो रही है, उससे जो हार्मफुल ऑर्डर आ रही है, जो अनप्लीजेंट ऑर्डर आ रही है वो, सम ऑफ विच आर रिगार्डेड एज इन्फेक्शियस एंड अदर्स नॉट, जिनमें से कुछ बीमारियां कैसी इन्फेक्शियस हैं, कुछ नहीं है, पर फिर भी उनसे जो ऑर्डर आ रही है वो क्या है, मियाज्म बोल दिया उसे। बट हैनीमैन हैज़ यूज दिस इन मच मोर प्रिसाइज फॉर्म एंड इज़ यूज इन द सेंस ऑफ क्रोनिक सिंड्रोम। और इसी को हैनीमैन सर ने किस में यूज़ किया, क्रोनिक सिंड्रोम के सेंस में, कि जहाँ पर एक मॉर्बिड प्रोसेस हो रही है उसके साथ साइन और सिम्टम्स को कंबाइन कर दिया गया। अब साइन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो कि एक फिजिशियन देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। सिम्टम्स होते हैं जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स हम जिन्हें बोलते हैं बेसिकली। तो सिम्टम्स क्या है, सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, साइन है। तो ये
इसको कंबाइन करके जो भी मॉर्बिड प्रोसेस हो रही है वो हमारा क्या है, क्रोनिक सिंड्रोम है। आगे देखते हैं। अब मियाज्म का डेफिनेशन दिया है। मियाज्म denotes the dynamic disease producing power which pollutes the human organism and become the producer of every possible disease condition। तो अकॉर्डिंग टू हेनीमैन मियाज्म क्या है, एक क्रोनिक सिंड्रोम है। क्रोनिक सिंड्रोम भी पीछे बता दिया गया। क्रोनिक सिंड्रोम क्या है कि जहाँ पर साइन और सिम्टम्स के साथ साथ मॉर्बिड प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद मियाज्म की डेफिनेशन दी है कि वो डायनेमिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, मतलब ऐसी पावर जो डिसीज प्रोड्यूस कर पा रही है, विच पॉल्यूट्स द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को पॉल्यूट कर रही है, उसे इन्फेक्ट कर रही है, एंड बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ एवरी पॉसिबल डिसीज कंडीशन। और वही क्या है, वही कारण है कि जितनी भी डिसीज कंडीशन हो सकती है उन सब का वही कारण है मियाज्म। मतलब सारी फसाद की जड़ी मियाज्म है, अगर हम कहें तो सारी बीमारियों की जड़ी मियाज्म है। Stuart Close in his Genius of Homeopathy remarks a miasm is according to Hahnemann and to the most of his follower an infecting agent and a cause of disease। तो स्टर्ट क्लोज ने अपनी बुक में जीनियस ऑफ होम्योपैथी में एक रिमार्क दिया है कि हैनीमैन के अकॉर्डिंग और उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग जो मियाज्म है वो क्या है, एक इन्फेक्टिंग एजेंट है और एक डिसीज़ का कॉजेटिव एजेंट है, या फिर कह सकते हैं हम एक बीमारी का कारक है और एक इन्फेक्टिंग एजेंट है, मतलब जो इन्फेक्शन फैला रहा है। सर जॉन वेयर रिमार्क्स इन हिज ब्लड साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी। तो उन्होंने साइंस ऑफ इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक में साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी में सर जॉन वेयर ने क्या बताया है, बाय मियाज्म हैनीमैन मीन्स जर्म डिसीज। हैनीमैन का मियाज्म से क्या मतलब है, जर्म डिसीज। मतलब जो मियाज्म का टर्म है वो हैनीमैन ने दिया, फिर उसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर ने एक्सप्रेस किया कि स्टुअर्ट क्लोज ने बोल दिया कि हैनीमैन के अकॉर्डिंग जो मियाज्म है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है या फिर एक कॉज ऑफ डिसीज़ है। फिर जॉन वेयर ने बता दिया कि वो जर्म डिसीज़ को मियाज्म कहा है उन्होंने। टाइप्स ऑफ मियाज्म देखते हैं। तो पहला है एक्यूट मियाज्म। एक्यूट मियाज्म क्या है, जो कि जिसका टाइप क्या होगा, अब ये भी दो तरह का होगा, रिकरिंग टाइप और नॉन रिकरिंग टाइप। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। रिकरिंग टाइप कैसा, जैसे कॉलेरा, प्लेग, जो बार बार हो रहा है। नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होगा या फिक्स मियाज्म होगा, जैसे स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ एक्सेट्रा। इनका मतलब कॉलेरा रिकर होगा तो उसका मियाज्म भी होगा, ये चीज़। क्रोनिक मियाज्म में क्या आते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, 3 मियाज्म आते हैं। थर्ड है हाफ एक्यूट मियाज्म और मियाज्म ऑफ हाइड्रोफोबिया, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे। एसेसरी मियाज्म ऑफ काउपॉक्स वैक्सीन। तो हमने बेसिकली 4 टाइप देख लिए मियाज्म के, एक्यूट मियाज्म, क्रोनिक मियाज्म, हाफ एक्यूट मियाज्म जिसको मियाज्म ऑफ हाइड्रोफोबिया बोला, और एसेसरी मियाज्म ऑफ काउपॉक्स वैक्सीन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट मियाज्म क्या है। तो एक्यूट में हमने 2 पढ़े थे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, इसके साथ साथ हम उन्हें भी पढ़ेंगे। एक्यूट मियाज्म इज अ डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर विच कॉजेज एक्यूट स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज हैविंग ऑलमोस्ट फिक्स्ड मैनिफेस्टेशन। जो एक्यूट मियाज्म है वो क्या है, वो एक बीमारी प्रोड्यूस करने की पावर है, मतलब एक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है इन विच कॉजेज एक्यूट स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज, जिससे एक्यूट बीमारी हो रही है, एक स्पेसिफिक बीमारी हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ हो रही है। तो मतलब एक्यूट स्पेसिफिक और इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रोड्यूस करने की जो पावर है उसे एक्यूट मियाज्म बोला है। हैव ऑलमोस्ट फिक्स मैनिफेस्टेशन, जिसके मैनिफेस्टेशंस ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, मतलब जो उसके जो सिम्टम्स दर्शाएगा, जो डिरेंजमेंट्स लाएगा, वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होंगी। मास्टर कैंट डिफाइज इट एज फॉलोज। मास्टर कैंट ने क्या बताया है, एन एक्यूट मियाज्म इज वन दैट कम्स अपॉन द इकोनॉमी, passes through its regular prodromal period, longer or shorter as its period of progress and period of decline, in which there is a tendency to recovery। अब मास्टर कैंट ने बताया कि एक्यूट मियाज्म क्या है, वो है विच दैट कम्स अपॉन द इकोनॉमी, passes through its prodromal period, longer or shorter, period of progress और period of decline। मतलब 3 पीरियड उन्होंने बता दिए, प्रोडर्मल, प्रोग्रेस और डेक्लाइन। मतलब एक जब वो इनिशिएट होता है, आता है, दिखता है बॉडी में, चाहे वो शॉर्टर पीरियड हो या लॉन्गर पीरियड हो, फिर उसके बाद वो प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब एक तो बॉडी में आया इन्फेक्टिव पीरियड, फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव पीरियड, दूसरा डेक्लाइन हो रहा है। जब प्रोड्रोमल पीरियड क्या होता है, वो पीरियड जो अब
हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे कि वो पीरियड जब इनिशियल सिम्टम आया, मतलब कोई भी बीमारी हुई उसका सबसे पहला सिम्टम आया और जब वो उस स्टेज पर पहुंच गया कि उस मतलब पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो गया है। जैसे चिकन पॉक्स ले लेते हैं, तो फर्स्ट सिम्टम जब आएगा उसका और उसके बाद जब कंप्लीट रेस का डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे प्रोड्रोमल। या फिर अगर फीवर की बात कर रहे हैं तो फीवर शुरू हुआ, इनिशियल सिम्टम आया और उसके बाद जब फीवर पूरी तरह से बुखार दिखने लगा हमें, तो वो होगा हमारा प्रोड्रोमल पीरियड। मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब तक इन्फेक्शन हो रहा है उसका जो ड्यूरेशन है उसे प्रोडर्मल पीरियड बोलते हैं। तो प्रोडर्मल पीरियड मतलब जब इनिशिएशन हुआ किसी भी चीज़ का, फिर उसके बाद पीरियड ऑफ प्रोग्रेस जब उसने प्रोग्रेस की, और फिर जब वो ख़त्म हो गया। तो ये पूरी जो ड्यूरेशन है वो क्या है, एक्यूट मियास्म शो करता है, विच देयर इज़ अ टेंडेंसी टू रिकवरी। और उसमें क्या होता है, इसकी खुद की टेंडेंसी होती है रिकवर करने की। ये अगेन दो टाइप का है, रिकरिंग टाइप, नॉन रिकरिंग टाइप। रिकरिंग टाइप क्या है, दोज एक्यूट मियास्म विच रिकर इन द सेम मैनर मोर देन वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब रिकरिंग को ऐसे समझाया है कि एक ऐसा मियास्म जो एक ही पर्सन में एक ही मैनर में एक से ज़्यादा बार आए, जैसे एशियाटिक कोलेरा हो गया, प्लेग ऑफ लेवेंट हो गया, येलो फीवर हो गया, कि मतलब वो एक्यूट मियास्म जो एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार एक पर्सन में रिकर कर रहा है, तो उसे बोल दिया रिकरिंग टाइप। फिर दूसरा है नॉन रिकरिंग टाइप और फिक्स्ड मियास्म। ये वो मियास्म है, दोज एक्यूट मियास्म विच अटैक पर्सन वंस इन अ लाइफ टाइम, जो एक बार ही एक पर्सन को अफेक्ट करेंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया। स्मॉल पॉक्स एक ही बार आएगा, एक बार उसका मियास्म आएगा तो एक बार वो अफेक्ट करेगा। लेकिन जैसे कोलेरा हो गया वो तो कितनी बार हो सकता है ना, चार बार सेम मैनर में आएगा दिखेगा। कोलेरा तो जब भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जब भी हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा तो कोलेरा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स भी कह सकते हैं शायद, वूपिंग कफ हो गया, द एंशिएंट स्मूथ ब्राइट रेड स्कारलेट फीवर ऑफ सेडेनम मम्स, ये सारे क्या है, नॉन रिकरिंग है, ये सिर्फ एक बार होंगे। फिर आगे दिया हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म, द मियाज्म ऑफ मीजल्स स्कारलेट फीवर पॉक्स एट्सेट्रा, इसको बोलते हैं हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म। किसको बोल रहे हैं कि जो मीजल्स का मियाज्म है, स्कारलेट फीवर का मियाज्म है, पॉक्स का जो मियाज्म है, हैव बीन टर्म्ड एज हाफ स्पिरिचुअल, इसे हाफ स्पिरिचुअल टर्म दिया गया है बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस इन द सिस्टम फॉर द समटाइम्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी हमारा जो सिस्टम है उसमें एंटर करेंगे और अपनी जो पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस है उसे कंप्लीट कर लेंगे, दे डाई आउट लिविंग द ऑर्गेनिज्म, और वो मर जाएंगे और ऑर्गेनिज्म को छोड़ देंगे, टू रिकवर सून इफ द पेशेंट डज नॉट डाई बाय दैट टाइम, और चले जाएंगे अगर पेशेंट उस वक्त तक मरा नहीं। जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ तो अगर हम कोई मेडिसिन नहीं लेंगे तब भी वो अपना जो उसका प्रोडर्मल पीरियड है, प्रोग्रेस का पीरियड है, डिक्लाइन का पीरियड है, वो कंप्लीट करके वो निकल जाएगा बॉडी से। वो बात अलग है कि अगर किसी की कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो गई तो उसकी डेथ हो जाए तो वो बात अलग है, पर ये खुद ब खुद चले जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हाफ स्पिरिचुअल मियाज्म। The peculiar characteristic of half spiritual miasm is that क्या है, after they have penetrated the vital force in the first moment of the contagion मतलब infection के बाद, disease produce करने के बाद जब वो vital force को penetrate करते हैं, and after they have penetrated the vital force in the first moment of contagion and each on its own way has produced disease and then like parasites have quickly grown up within it। फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब सबसे पहले तो वो पेनिट्रेट करेंगे, फिर उसमें पैरासाइट्स ग्रो करेंगे एंड हैव यूजुअली डेवलप्ड देमसेल्फ बाय देयर पेक्यूलियर फीवर, और खुद ब खुद उसमें उनका डेवलपमेंट होगा, जिससे पेक्यूलियर फीवर जैसे सिम्टम्स देखेंगे। आफ्टर प्रोड्यूसिंग देयर फ्रूट, फिर क्या करेंगे, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, पेक्यूलियर फीवर जो सो रहा है उसका फल दिखाई देगा हमें। फल का मतलब है कुछ भी दिखाई दे सकता है, कोई भी इरप्शंस, कोई भी फीवर दिख रहा है, जैसे फीवर की वजह से रैसेस आ सकते हैं, कोई भी इरप्शंस हो सकते हैं, वेसाइकल्स बन सकते हैं,
ये सब पस्चूल्स वगैरह ये फॉर्म हो सकते हैं। द मेच्योर क्यूटेनियस इरप्शन देखेंगे विच इज़ अगेन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स मियाज्म, जो क्या है, जो कैपेबल हैं कि वो भी मियाज्म प्रोड्यूस कर सकें। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब कंटेजियन हुआ, जब वायरस आया, जब भी जो मियाज्म है वो आया, उसने वाइटल फोर्स को पेनिट्रेट किया, पैरासाइट जैसी पैरासाइट्स की तरह ग्रो किया, ग्रो करने के बाद डेवलपमेंट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ तो पिक्यूलियर फीवर जैसे सिम्टम्स दिखे, फिर उसके बाद उसके फ्रूट्स दिखे, फ्रूट्स यानी कि इरप्शंस दिखे, दे अगेन डाई आउट एंड लिविंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेन फ्री टू रिकवरी। फिर वापस वो मर जाएंगे और क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को छोड़ देंगे, किसके लिए, रिकवरी के लिए। मतलब उन्होंने अपनी साइकिल पूरी की, उस मियाज्म आया, उसने अपना काम पूरा किया, अब वो चला गया। अब क्या है, उसने छोड़ दिया कि जो रिकवरी हो रही है तो हो जाए, बाकी ठीक है। अगर उस दौरान अगर पेशेंट मर जाता है तो ठीक है, वरना तो वो रिकवर कर लेगा। आगे देखते हैं हाफ एक्यूट मियाज्म। तो हाफ एक्यूट मियाज्म क्या है, द मियाज्म ऑफ रेबीज और हाइड्रोफोबिया हैज़ बीन टर्म्ड एज हाफ एक्यूट मियाज्म। जो रेबीज़ का जो मियाज्म है या फिर जो हाइड्रोफोबिया का जो मियाज्म है उसको हम हाफ एक्यूट मियाज्म कहते हैं। क्यों कहते हैं, द मियाज्म हैव टेकन इफेक्ट इन द मोमेंट व्हेन द पर्सन वॉज बिटन बाय अ मैड डॉग। ये मियाज्म तभी बॉडी में आएगा, तभी मूवमेंट में आएगा जब पर्सन को एक पागल कुत्ते ने काटा होगा। द पॉइजन हैज़ देन कम्युनिकेटेड इटसेल्फ टू द नियरेस्ट नर्व। फिर वो जहर है जो वो नियरेस्ट नर्व, मतलब जहाँ काटा है उसके पास का जो नर्व एरिया है वहाँ पर कम्युनिकेट करेगा। एज सून एज द मेलेडी हैज़ बीन डेवलप्ड इन द होल ऑर्गेनिज्म। और जैसे जैसे पूरे ऑर्गेनिज्म में डिस्टर्बेंसेज आएंगे, डिसीज डेवलप होगी। फॉर दिस डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द डिसीज नेचर रिक्वायर एटलीस्ट सेवरल डेज आफ्टर मैनी वीक्स। और इन सबको होने में, मतलब जो नर्व्स तक गया, फिर उसके बाद डिसीज़ बनने में, इन सबको डेवलपमेंट होने में, फिर उसके बाद डिसीज़ का कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे हफ्ते। द मैडनेस ब्रेक्स आउट एंड हैज़ एक्यूट क्विकली फैटल डिसीज। फिर क्या है, ये एक एक्यूट बीमारी है तो कुछ हफ्तों बाद क्या होगा, जो पागलपन है वो नज़र आ जाएगा और बहुत ही फैटल तरीके से दिखेगा। द इन्फेक्शन यूजुअली हैज़ टेकन प्लेस irrevocably in the moment of contagion for experiences so that even the immediate excision and amputation of infected part does not protect from progression of disease within। मतलब इतनी तेज ये फैलेगा कि मतलब जिस टाइम पर इन्फेक्शन आया, कंटेजियस हुआ, उसी के बाद इमीडिएटली फैलने लग जाएगा। और अगर हम इसका इमीडिएटली एक्सेशन भी करते हैं या एम्पुटेशन भी करते हैं, मतलब जो पार्ट इन्फेक्ट है उसे हटा भी दें, तो भी क्या होगा, डज नॉट प्रोटेक्ट, हम बचा नहीं पाएंगे फ्रॉम द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज विद इन, डिसीज को फैलने से नहीं बचा पाएंगे। नॉर फ्रॉम द ब्रेकिंग आउट ऑफ हाइड्रोफोबिया, ना ही हम हाइड्रोफोबिया जो फियर ऑफ वाटर है हम उससे भी नहीं रोक पाएंगे पेशेंट को। देयरफॉर ऑल्सो द मेनी हंड्रेड्स ऑफ अदर एक्सटर्नल मीन्स ऑफ क्लेंजिंग, कॉटराइजिंग एंड सुपरेटिंग द वोन्स ऑफ बाइट कैन प्रोटेक्ट जस्ट एज द लिटिल फ्रॉम ब्रेकिंग आउट ऑफ द हाइड्रोफोबिया। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे और एक्सटर्नल तरीके हैं, जैसे घाव को साफ करना, उसे कॉटराइज करना, सुपरेट जो वुंड है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि हाइड्रोफोबिया ब्रेकआउट ना हो। तो ये है हाफ एक्यूट मियाज्म। मतलब एक मियाज्म है जिसने आया, अपना एक्शन किया, उसने छोड़ दिया पेशेंट को, अपने आप क्योर हो जाएगा। दूसरा हाफ एक्यूट मियाज्म क्या है कि जो मियाज्म आया उससे जो नियरेस्ट नर्व है वो अफेक्ट हुई, तो कॉन्टेमिनेशन पूरी बॉडी में हो गया। अब हम पार्ट को हटा दें, काट दें तो भी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रोनिक मियाज्म। क्रोनिक मियाज्म आर द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ डिसीज। ये हम इम्पॉर्टेंटली जो हम मियाज्म पढ़ते हैं वो क्रोनिक मियाज्म पढ़ते हैं, क्योंकि यही फंडामेंटल हैं, यही बेस हैं डिसीज़ का, बीमारी का आधार हैं। दे प्रोड्यूस ट्रू क्रोनिक डिसीज, इन्हीं से ही ट्रू क्रोनिक डिसीज प्रोड्यूस होती है। एंड प्री डिस्पोज ह्यूमन बीइंग टू एक्यूट डिसीजेज, और जो ह्यूमन बीइंग है वो प्री डिस्पोज हो जाता है किससे, एक्यूट डिसीजेज से। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रोनिक मियाज्म। 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं क्रोनिक मियाज्म के, टाइप हैं, सॉरी तरीके नहीं, टाइप हैं, प्रकार हैं। क्या है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। 3 तरह का मियाज्म है क्रोनिक मियाज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के बारे में एक एक करके। The chronic miasm go on increasing worse in spite of best mental and corporeal regimen। मतलब जो क्रोनिक मियाज्म है वो बढ़ता ही जाता है
इंक्रीजिंग वर्स होता जाता है, चाहे हम कितना भी मेंटल और कॉर्पोरियल रेजिमेन दे दें, अच्छी डाइट प्रोवाइड कर दें, मेंटल सपोर्ट दें, फिजिकल सपोर्ट दें, फिर भी ये बढ़ेगा एंड टॉर्मेंट टू एंड ऑफ हिज लाइफ। और जो जीवन के अंत तक एक पेशेंट में अगर जिसमें ये क्रोनिक मियास्म आ गया तो जीवन के अंत तक उसे सताएगा, पीड़ा देगा। दे आर इनएरेडिकेबल, इनको हटाया नहीं जा सकता बाय द वाइटल फोर्स अलोन। अब ये नहीं है कि बीमारी है तो मेडिसिन से भी नहीं हटेगी, सिर्फ केवल वाइटल फोर्स जो हमारी बॉडी है, जो उसकी एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, सिर्फ उसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता विदाउट प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जब तक हम प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट ना दें। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी मियास्म। इसमें क्या बताया, अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टिव मैटर ऑफ स्मॉल पॉक्स का the lymph of the inoculate cowpox contains an additional miasm by which it produces a characteristic cutaneous eruption on the skin। मतलब स्मॉल पॉक्स का तो हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्टिव मैटर है, एक बार हो जाएगा फिर वो नहीं होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं नॉन रिकरिंग वाली में। लेकिन उसके अलावा द लिम्फ ऑफ इनोकुलेटेड काउपॉक्स, जो काउपॉक्स है, इनोकुलेटेड काउपॉक्स का जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, कंटेन्स एन एडिशनल मियाज्म, उसमें एक एडिशनल मियाज्म है। क्या है, बाय विच इट प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक, जिसके द्वारा ये स्किन पे एक क्यूटेनियस इरेप्शन शो करता है। दिस एडिशनल मियाज्म इज कॉल्ड बाय हैनीमैन एज एसेसरी मियाज्म। और इसी मियाज्म को क्या कहते हैं, एसेसरी मियाज्म, मतलब जो क्या है काउपॉक्स में प्रेजेंट है उसके लिम्फ में। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। द लिम्फ ऑफ इनोकुलेटेड काउपॉक्स, जो इनोकुलेटेड काउपॉक्स है उसका जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैटर के अलावा कंटेन्स द कंटेजियन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ जनरल क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ डिफरेंट नेचर। वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेजियन या फिर वायरस या फिर इन्फेक्टिव मटेरियल कंटेन करता है, जिससे एक क्यूटेनियस इरप्शन हमें देखने को मिलता है अलग नेचर का। दिस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ड्राई पिंपल्स रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल रेड एरियोला। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि एक रेड एरियोला है, एक सर्कुलर एरिया है रेड कलर का, उस पर एक पिंपल लाई करता है जो कि बहुत स्मॉल है और ड्राई है। रियरली लार्ज भी हो सकता है और पस्चुलर भी हो सकता है, पर जनरली क्या होगा, स्मॉल और ड्राई होगा। फ्रीक्वेंटली इंटरमिंगल्ड विद राउंड रेड क्यूटेनियस स्पॉट, और वो इंटरमिंगल किससे कर जाता है, आपस में मिल जाता है किससे, जो राउंड रेड क्यूटेनियस स्पॉट है उससे, एंड इज ऑफन अकम्पनीड बाय मोस्ट वायलेंट इचिंग। और उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत भयंकर खुजली होती है। इन मैनी चिल्ड्रन द इरप्शन एक्चुअली अपीयर सेवरल डेज before but more frequently after the red areola of cowpox and vanishes in few days। हमने देखा है कि बच्चों में क्या होता है, जो इरप्शन है वो बहुत दिन पहले और बट मोर फ्रीक्वेंटली आफ्टर appear several days actually appear several days before but more frequently after। कब, जब रेड एरियोला ऑफ काउपॉक्स, मतलब जो रेड एरियोला है काउपॉक्स का उसके बाद देखने को मिलता है, एंड वेनिसेस इन फ्यू डेज, और उसके बाद कुछ दिन में ही गायब हो जाता है, लिविंग बिहाइंड स्मॉल रेड हार्ड स्पॉट ऑन द स्किन। और स्किन पे क्या है, छोटे छोटे लाल कठोर से थोड़े टफ हार्ड स्पॉट छोड़ जाता है। इट वॉज टेस्टिफाइड अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स, ये बहुत सारे ऑब्जर्वर्स की गवाही है, उन्होंने टेस्टिफाई किया है, उन्होंने बताया है दैट बाय द सिमिलरिटी ऑफ दिस एसेसरी मियाज्म, जो ये मियाज्म है काउपॉक्स वैक्सीन का एसेसरी मियाज्म, उसकी सिमिलरिटी से द इनोकुलेटेड काउपॉक्स क्योर परफेक्टली एंड परमानेंटली, जो इनोकुलेटेड काउपॉक्स है वो पूरी तरह से और परमानेंटली क्योर हो जाता है। इन एन होम्योपैथिक मैनर सिमिलर क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफन ऑफ वेरी लॉन्ग स्टर्म। मतलब ये भले ही बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत ट्रबलसम कैरेक्टर का है, पर इससे क्या होता है कि होम्योपैथिक मैनर में जो क्यूटेनियस इरप्शंस आ रहे हैं बच्चे पे, वो इससे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है मियाज्म एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और मियाज्म के बारे में क्या बताया है, आर द मियाज्म ऑफ हैनीमैन एंड द बैक्टीरिया ऑफ मॉडर्न टाइम्स सेम। अब पूछ रहे हैं कि जो मॉडर्न टाइम के जो बैक्टीरिया हैं और जो हैनीमैन सर का जो मियाज्म है क्या वो सिमिलर हैं। इट इज़ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की फील्ड में अगर हम देखें तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। द होम्योपैथिक स्कूल हैज़ बिन डिवाइडेड इन द एक्सेप्टेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजार मियाज्म इन द लाइट ऑफ मॉडर्न डे बैक्टीरियोलॉजी। जो होम्योपैथिक स्कूल है उसे डिवाइड कर दिया गया किस में,
एक्सेप्टेंस में और इंटरप्रिटेशन में। मतलब जो मॉडर्न डे बैक्टीरियोलॉजी है उसमें जो मियाज़्म को उसकी तरीके से अगर हम मियाज़्म को खोजें तो उसके मियाज़्म की एक्सेप्टेशन और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर उसे डिवाइड कर दिया गया। वाइल द ओल्ड स्कूल एज एलन एंड कैंट डू नॉट कन्फर्म टू द मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़्म, लेकिन जो ओल्ड स्कूल है, एलन हो गया, कैंट हो गए, वो क्या कर रहे हैं, वो कन्फर्म ही नहीं कर रहे हैं, मटेरियल कॉन्सेप्ट ही नहीं बता रहे हैं मियाज़्म का। डनहम एंड अदर्स मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस। डनहम्स और अदर जो हैं उन्होंने इंडिफरेंस का एटीट्यूड धारण किया हुआ है, मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे वाइल द न्यूअर स्कूल प्रोजेक्ट ऑल देयर एक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी बिटवीन इट एंड बैक्टीरिया, लेकिन जो न्यू स्कूल प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, इसके बीच में, मियाज़्म के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशन ढूंढ रहा है। मतलब अब उन्होंने ये बता दिया कि जो होम्योपैथिक स्कूल है उनको अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया गया कि मॉडर्न डे बैक्टीरियोलॉजी के हिसाब से मियाज़्म को एक्सेप्ट करना है, उसे कैसे इंटरप्रीट करना है, इस बेसिस पे होम्योपैथिक स्कूल को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, ओल्ड स्कूल नाम दे दिया। फिर डनहम और अदर्स ने क्या किया, इंडिफरेंस देख लिया, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और कि उनको मतलब इनडिफरेंट है, वो एक दूसरे से, मियाज़्म और बैक्टीरियोलॉजी से इनडिफरेंट है। फिर जो नए स्कूल वाले हैं वो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने स्कूल वाले उनको मान नहीं रहे हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई। दे आर मैनली हेडेड बाय स्टुअर्ट क्लोज, बर्नेट क्लार्क, टायलर, ऑटो लेसर, बेक एंड Patterson and some other thinkers in the field of medicine. They have advanced various arguments from different angles to prove that Hahnemann had a foreknowledge rather prevision of bacteria long before Koch's discovery of common bacilli of cholera or the causational factor of spreading agent of that disease. तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आर्गूमेंट्स को एडवांस किया है, अलग अलग एंगल से सोचा है और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि जो हैनीमैन की जो नॉलेज है बैक्टीरिया का प्रेविजन, फॉर नॉलेज रेदर प्रिविजन ऑफ बैक्टीरिया लॉन्ग बिफोर, मतलब उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी से उन्होंने पहले ही सोच लिया था, मियाज़्म जिसको नाम दिया। कोच की डिस्कवरी में भी उन्हें पता चला कि जो कोमा वैसेलाई है कॉलेरा का, वो भी इसी के ऐसा ही कुछ इंटर रिलेट करने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि यही क्या होते हैं, कॉजेशनल फैक्टर होते हैं और यही स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं डिसीज़ के। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो इतना काम का है नहीं, मतलब एक्यूट मियाज़्म हम इम्पॉर्टेंट है, हम वो याद रखेंगे, और दूसरा हमारे क्रोनिक मियाज़्म हमें याद रखना है। बाकी जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं वो हम पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हैनीमैन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सीधे क्रोनिक मियाज़्म का फर्स्ट सोरा स्टार्ट करेंगे, फिर सोरा, देन सिफिलिस एंड साइकोसिस, तो कवर हो जाएगा। थैंक यू।